अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम एक बार फिर बजट से एक दिन पहले वो तमाम सेक्टर्स के ऊपर फोकस करना चाह रही है जिस पे सुना ये जा रहा है कि हुकूमत का जो है वो थोड़ा रिलीफ भी दे रही है और अपने टारगेट भी ज़रा उसके ऊपर इन्हिसार किए जा रहे हैं। ख़ास करके IT सेक्टर जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा बात की जा रही है कि उसकी जो ग्रोथ है 7.7% के हिसाब से हुकूमत ने सोचा है कि इसकी ग्रोथ होगी। तो क्या आने वाले दिन का जो बजट है जो कि कल ही पेश होना है, तो क्या इसके अंदर इनको कोई रिलीफ मिलने जा रहा है? क्योंकि पाशा वो एसोसिएशन है सॉफ्टवेयर हाउसेस की, इनसे ही हमने सोचा ज़रा बात कर लें, ज़रा उनसे जान लें कि आखिरकार ये सॉफ्टवेयर हाउसेस का जो टारगेट हुकूमत सोचे बैठी है क्या वो अचीव हो पाएगा। जो 10 अरब डॉलर की ये मार्केट इसको कहा जाता है कि यहाँ से हम ज़र मुबादला कमा सकते हैं, क्या ये मुमकिन है भी कि नहीं, या ये सिर्फ मफरूज़े पे बात होती है? आइए ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, पूछते हैं कि जो गुज़िश्ता साल गुज़र गया उसके अंदर हमने कितनी रेमिटेंसेस यहाँ पे लाने में कामयाब हो सके, और क्या आने वाले दिन का जो ये 10 अरब डॉलर की मार्केट बनने जा रही है क्या ये मुमकिन भी है या नहीं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, पाशा के डायरेक्टर से बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं। आइए जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमने जैसे कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बात की जा रही है, जब अगर FBR की बात करें तो सबसे बड़ा टारगेट इसी साल जो है वो FBR ने ख़ुद रख लिया है। और हुकूमत जो चाह रही है वो चाहती है कि इस वक्त IT सेक्टर वो वाहिद सेक्टर है जिसके अंदर उन्होंने जो अपनी ग्रोथ भी जो इस वक्त बात की जा रही है वो 7.7% के हिसाब से कह रहे हैं, और हदफ जो है वो वही 10 अरब डॉलर कमाने के हैं इस सेक्टर से। अब तक IT के हवाले से अगर हम बात करें तो उसके लिए सबसे बेहतरीन बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पाशा से ही बात की जा सकती है, वही एसोसिएशन है। हम आज यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ रिजवान साहब मौजूद हैं। रिजवान भाई, ये बताइए, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं, बजट आने वाला है, तकरीबन एक ही दिन बाकी है, और आप लोगों ने जो सिफारिशात दी हैं वही टैक्स के हवाले से, कुछ आप लोग कह के फ्रीलांसर्स को जो है वो उसके हवाले से, या जो लोग काम कर रहे हैं जो इंटरनेशनली जिनकी जो हायर हुए हुए हैं लोग, जो मैंने उनकी आप लोगों की जो जितना पढ़ा है उसको अभी तक छेड़ा ना जाए, उनको उसी फिक्स टैक्स रिजीम में जो चाह रहे हैं हम 0.25% पे ही इसको रोका जाए। एक तरफ FBR अपना इस वक्त तक का सबसे मुश्किल टारगेट जो है वो ख़ुद सेट करे बैठा है सदी का, तो क्या कहिएगा कैसे फिर होगा ये मामला? IT सेक्टर आप लोगों की तरफ सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि आसान सेक्टर है, जल्दी पैसे डॉलर्स में कमाए जा सकते हैं, क्या कहेंगे? आपने दो बातें की हैं। मैं एक तो उसको आइडेंटिफाई करवा दूं कि जो 0.25% उसको FTR यानी फाइनल टैक्स रिजीम कहते हैं, और ये इस साल जून में एक्सपायर हो रही है। अच्छा, एक्सपायर हो जाएगी? एक्सपायर हो जाएगी, लास्ट ईयर एक्सपायर हो रही थी, एक साल के लिए एक्सटेंड कर दी। ओके। अच्छा, पाशा ने जो पॉलिसी प्रपोजल दिए हैं टैक्स में अगले साल के बजट में, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इज़ कि FTR को एक्सटेंड करें, और बजाय इसके कि साल साल की एक्सटेंड करने के बजाय एटलीस्ट 5 ईयर्स का आप एक प्लान दें, आइडियली तो 10 ईयर्स का प्लान दें। उसकी रीज़न ये है कि जो भी इन्वेस्टर होता है, जो बिज़नेस ओनर है जो IT सेक्टर में है, वो ऑब्वियसली साल साल की प्लानिंग नहीं करता। जब बिज़नेस ओनर या इन्वेस्टर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करता है तो 3 to 5 ईयर्स का होराइजन होता है, और जितनी भी इंटरनेशनल इकॉनमीज़ है जब किसी सेक्टर को प्रमोट करती हैं तो लॉन्ग टर्म होराइजन देती है। वियतनाम, बांग्लादेश, वहाँ के IT सेक्टर्स के अंदर जो टैक्स रिजीम्स हैं वो 5 ईयर्स प्लस की एक पॉलिसी के साथ चलते हैं। तो हमने भी जो एक बड़ा हमारा प्रपोजल है वो ये कि 0.25% की जो फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर फाइनल टैक्स रिजीम है वो 0.25% पे लॉक करें फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स एंड आइडियली फॉर 10 ईयर्स। एक और मैं इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट करूँगा कि देखिए, जो IT सेक्टर है ना एक्सपोर्ट्स के हवाले से, वो बाकी सेक्टर्स के मुकाबले बड़ा यूनिक है। देखिए, बाकी सेक्टर्स में एग्रीकल्चर भी है, इंडस्ट्री भी है, ऑटोमोबाइल एक बड़ा सेक्टर डेवलप होता जा रहा है, टेक्सटाइल है। उन तमाम सेक्टर्स में कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स या मशीनरी आपको इंपोर्ट करनी है। तो जो नेट गेन है, जो नेट फॉरेन एक्सचेंज का गेन है, वो अगर $100 अब एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें से एक्चुअली इफेक्टिव नेट गेन मे बी $40-50 का होगा। बाकी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा तो डॉलर वापस चले गए। IT वो वाही चीज़ है जहाँ के प्योर वैल्यू गेन है। तमाम सर्विसेज जो है वो एम्प्लॉइज़ लोअर लेबर प्रोड्यूस करता है, उसे आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर $100 IT की कंपनी एक्सपोर्ट करती है तो मोस्ट लाइकली 95% फॉरेन रेमिटेंस में नेट गेन होता है। तो इसलिए भी इसको एक प्रेफर्ड ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की जो
पॉपुलेशन है वो एक यूथ बल्ज है, और यूथ बल्ज अगर आप देखें तो ज़्यादातर वो आईटी सर्विसेज उनके लिए आसान है। क्विकली 3 to 6 मंथ की ट्रेनिंग एजुकेशन के ऊपर somebody कैन बिकम competitive इनफ कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सके। ठीक है। तो एक ये भी रीज़न है कि गवर्नमेंट को इस सेक्टर में फोकस करना चाहिए। चलें, ये तो हो गया कि आपको टैक्स फिक्स टैक्स रजीम के अंदर एक्सटेंशन चाहिए। माइट बी पॉसिबल जिस तरह का आप ग्रोथ के अंदर जो हमने देखा है हदफ सेट किया गया है हमारा जीडीपी से, तो सबसे ज़्यादा आप ही पे सोचा जा रहा है कि इसी के अंदर, और बिल्कुल सही सोचा जा रहा है। देखिए लास्ट ईयर 7% का, तो यकीनन आप लोगों को मराद भी ज़्यादा मिल जाएंगी। हम देखें पिछले कुछ सालों में जो एवरेज है ग्रोथ वो आईटी सेक्टर की 18% ग्रोथ, यानी कि लास्ट ईयर 3.8 बिलियन डॉलर किया। इस साल आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे बजट में अनाउंस होगा कि मोस्ट लाइकली वी विल बी वेरी क्लोज टू 4.5 बिलियन डॉलर। ये सिर्फ एक्सपोर्ट के हैं। ओके। तो जो इंडस्ट्री है उसके अंदर एक लोकल सर्विसेज का भी कंपोनेंट है ना, तो 2-2.5 बिलियन डॉलर का एक वो कंपोनेंट है। फिर कुछ एक ऐसा कंपोनेंट है जो शायद फॉर्मली रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट का कंपोनेंट है। मैं उस पे आ रहा था। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट या वर्किंग कैपिटल के हवाले से शायद थोड़ा सा, ऑल्दो गवर्नमेंट ने जिस तरह की अभी स्कीम लॉन्च की हुई है कि 50% आपका फॉरेन जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका फॉरेन करेंसी में रिजर्व रख सकते हैं, और बहुत ज़बरदस्त इंसेंटिव है। तो काफ़ी सारा डॉलर वापस पाकिस्तान में पार्क हो रहा है। बट अगेन सम पीपल माइट स्टिल बी कीपिंग सम मनी आउटसाइड। वो आप कैलकुलेट करें तो जो नेट मार्केट है जो आईटी का सेक्टर है दैट हैज़ नाउ रीच्ड $8 बिलियन। ठीक। अच्छा, मैं जब आप लोग ये एक्सपोज होती हैं, काफ़ी लोगों से इंट्रैक्शन हो जाता है हमारा, तो मुझे काफ़ी लोग मिले जब मैं आता हूँ वहाँ पे, तो लोगों को अपनी पेमेंट के लिहाज से जो पेमेंट्स उनको मिलती हैं उसको ये वापस लाना उनके लिए कहते हैं बड़ा एक मुश्किल काम है। क्या उसमें कितनी सदाकत है कि जब बाहर आपकी कोई फॉरेनर जो क्लाइंट्स हैं आपके, उनके क्लाइंट से पैसे लेके वहाँ से डॉलर में यहाँ वापस पैसा लाना कितना मुश्किल हुआ हुआ है इस वक्त, उसके लिए भी कोई पॉलिसी आप लोगों को चाहिए? सो डॉलर्स बाहर से रेमिटेंस को यहाँ पे लाना तो इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में जितना आसान है कभी नहीं था। एक तो बाहर से जितने भी पैसे आते हैं रेमिटेंस के हवाले से वो सारे के सारे, जैसे हमने जिक्र किया, 0.25% पे वन टाइम टैक्स होता है, बाकी सारी की सारी मनी इज़ वाइट। तो बाहर अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करना स्पेशली विद इन द आईटी सेक्टर के एम्बिट में वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट है उसको। लेकिन जब हमारा डॉलर ऊपर नीचे हो रहा होता है उस वक्त थोड़ी सी परेशानी होती है लोगों को कि वो चाह रहे होते हैं। ऊपर नीचे नहीं हो रहा अब नहीं हो रहा, अब तो एक फिक्स हो गया। लेकिन उस जिस दौर में हम बात कर रहे थे, जब मुझसे जब लोगों ने बात की तो उस वक्त डॉलर अनसर्टन था। देखिए जब भी कभी फॉरेन करेंसी की मार्केट अनसर्टन होगी तो हमेशा सेकेंडरी मार्केट क्रिएट हो जाती है, और सेकेंडरी मार्केट में एक प्रीमियम मिलता है, और वो लाने का आपको पता है एक नुकसान, अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू लाएँ तो वो लोअर लेवल पे मार्केट होता है, और ग्रे मार्केट में आपको थोड़ा सा उसके ऊपर प्रीमियम मिल रहा होता है। तो लोग ये कहते हैं कि यार बाहर मुझे अगर 295, एक ज़माने में 310-315 पे मिल रहा था, और बैंक से मंगवाऊँ तो 285 का मिल रहा है, 290 का मिल रहा है, तो यार मैं 20 रुपये का नुकसान क्यों करूँ। वो मेंटालिटी कभी कभी होती है जब फॉरेन मार्केट टर्मोइल में आती है। बट आई थिंक लास्ट 2 ईयर से तो फॉरेन मार्केट भी बड़ी स्टेबल है। हाउएवर ऑल्दो ये पाशा का पॉलिसी स्टैंस नहीं है, मगर बहुत सारे आईटी एक्सपोर्टर ही नहीं दूसरे एक्सपोर्टर्स का भी जो इस वक्त एक बड़ा रिक्वायरमेंट है, रिक्वेस्ट है, वो ये है कि फ़ॉरेन करेंसी को भी कंपेटिटिव होना चाहिए। और अभी आई थिंक हमने जो USD के अगेंस्ट वैल्यू सेट की हुई है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अगर आपने करनी है तो आप देखें जैसे चाइना ने अपनी करेंसी को मैनेज किया हुआ था कि वो स्लो डिप्रिसिएशन होती है ताकि आपकी जो लेबर है, जो आपकी सर्विसेज है, वो कम्पीट करें। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं वापस। हमारे यहाँ एक मसला आ जाता है, आईटी का काम करना है तो फिर हमें नेट की स्पीड, नेट का हमारे पास देखते हैं कि अक्सर औकात जो है कुछ बड़े दिन आते हैं तो इंटरनेट बंद हो जाता है। ख़ासकर चलें जी जो लोग बेचारे फ्रीलांसर जो घरों से काम करने वाले जो लोग हैं, तो अब उसके बाद आपको हुकूमत से और मज़ीद अब 5G की बातें तो हो रही हैं, लेकिन क्या हम उस स्पीड पे या उस तरीके का इंटरनेट की, जब फायरवॉल का एक सिलसिला शुरू हुआ, हमने सुना कि जनाब कई महीने हमें बड़ा मुश्किल हुई, आप लोगों की तरफ से भी लोग, हम आपसे कांटेक्ट भी करते रहे कि कोई एक पॉलिसी कोई चीज़ सामने आए, लेकिन ऐसा कोई बताता भी नहीं है। लेकिन हो जाता है ऐसा कि कोई ना कोई एक मसला होता है कि इंटरनेट स्लो डाउन होता है, उसकी स्पीड में कोई मसला आता है। तो ये भी एक हमारा सेक्टर है जिसका जो आईटी के साथ साथ टेलीकॉम वालों का जो मसाइल, देखिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये तो आपको पता है कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है
वो हाइब्रिड रिजीम कहें या उसमें सिक्योरिटी वाला एलिमेंट भी बहुत है और फिर फॉरेन पॉलिसी का एलिमेंट भी बहुत है, तो वो कंपीटिंग डिमांड्स होती हैं। अगर आप प्योरली अगर एज एन इंडस्ट्री में बात करूँ तो वो जो बातें आपने हाईलाइट की जिसमें फायरवॉल का इंसिडेंट है, जिसमें कई दफ़ा इंटरनेट ब्लॉकआउट हो जाता है, वो बिल्कुल भी इंडस्ट्री सपोर्टिव प्रैक्टिसेस नहीं हैं। और अगर आपने प्योरली इकोनॉमिक एंगल से देखना है तो जो भी इन्वेस्टर होता है या जो भी बिज़नेस ओनर होता है वो आप चाहता है कि आपके पास बिज़नेस रेडीनेस हो, बिज़नेस कंटिन्यूटी हो, आपके पास टैक्स पॉलिसी कंसिस्टेंट हो, लॉन्ग टर्म हो। तो जब भी कभी गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि हम अब्रप्टली किसी चीज़ को स्टॉप कर दें, स्टार्ट कर दें, रीसेट कर दें, तो अगर वो ये समझते हैं कि उनके इन फैसलों से इंडस्ट्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर दैट्स ये उनकी मैं ये कहूँगा कि वो मासूम हैं, उनको शायद समझ नहीं आ रही। मगर ये हर समझदार शख्स को पता है कि किसी भी इंडस्ट्री को सपोर्ट अगर आपने करना है तो आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी रखनी है और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देनी है। अभी 5G की बातें तो हम ज़रूर कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान में जो टेली डेंसिटी है इवन 4G की और जो वाईफाई या जो इंटरनेट की स्पीड्स हैं उसमें वक्तन फ़वक्तन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो ब्लॉकआउट्स आते हैं उससे बहुत सारे लोग अपने बिजनेसेस लूज़ करते हैं, तो उसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। ठीक। अब मुझे एक चीज़ ये आपसे पूछनी है कि हम आईटी पे इतनी बात कर रहे हैं लेकिन अब तक कोई आईटी पार्क की बात होती है कि भाई दुनिया में जब हम उभर के सामने आए हैं, हमारे इर्द गिर्द में रीजन में हम सबको मुकाबला देने के लिए तैयार बैठे हैं, तो आईटी पार्क्स कराची में तो मैं अब तक ऐलानात हैं, लेकिन आपके पास क्या इंसाइट है, कोई बन गया है क्या? इसी तरह हम शारा फैसल की बिल्डिंग्स में रात को रश देखेंगे, दिन में रश देखेंगे, यहीं पे ऑफिसेज चलते रहेंगे या कहीं कन्वर्ट होने का कोई इरादा है किसी और जगह ले जाने? सो आईटी पार्क में अब पिछले कुछ सालों में बहुत सारी एंटिटीज़ हैं जो कि आईटी पार्क्स या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स वाले स्पेस में काम करेंगे, जहाँ पे एयरफोर्स का एक NSTP का पूरा एक सेटअप है। फिर उसके अलावा DHA ने भी अपने आईटी पार्क्स बनाए हुए हैं इनोवेस्टा के नाम से। उसके अलावा PSEB जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंदर काम करता है, वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स काफ़ी डेवलप कर रहा है। इस्लामाबाद में भी एक बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी कुछ अर्से पहले। अनफॉर्चुनेटली ये टेक्नोलॉजी पार्क्स अपनी स्पेस में अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जितनी रफ्तार से आप आईटी की एक्सपोर्ट और ग्रोथ की बात कर रहे हैं उतनी रफ्तार से आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, स्किल्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। एक बड़ा और जो पॉलिसी प्रपोजल अभी पाशा ने दिया है बजट में, वो ये दिया है कि देखें टेक्नोलॉजी का वो जो स्पेस है ना, वो पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से चेंज होता है। सर, ये एआई आपको लगता है कि हम आगे आने वाले दिनों में ये हम ह्यूमन इंटरेक्शन रह जाएगा और सिर्फ दो लोग बैठे हुए सारा काम कर जाएंगे और हम फिर सोचते ही कि इतने ट्रेनिंग करा देते, इतने लोग बना देते, इतनी ह्यूमन ट्रेनिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो सब पीछे रह जाने वाली बातें रह जाएंगी? देखिए, ये इस पे हर बंदे का अपना ओपिनियन, किसी को नहीं पता कि एआई फ्यूचर में किस तरीके से डिस्टर्ब करेगा। डिस्ट्रप्शन होगी, बट मिलियंस ऑफ अदर जॉब्स विल आल्सो बी क्रिएटेड। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कंपनीज के अंदर चलने में, बचपन में चलने के पूत के पता चल जाता है कि आगे जाके वो जवानी में क्या रंग दिखाएगा। तो ये एआई के तो अभी पूत में पता चल रहा है कि वो आगे जाके यहाँ मैं भी नहीं बैठा हूँ मेरी जगह तो ये नहीं, मेरा इस पे बिल्कुल ऐसा ही ओपिनियन था 3 साल पहले, बट आई बिलीव के अभी विद इन 3-4 ईयर्स जब से ChatGPT आया तब से जनरेटिव एआई की बात हो रही है। एआई तो 30 साल से है। अब गूगल मैप्स यूज़ करते थे, वो भी तो एआई थे। मगर अभी जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि एआई विल क्रिएट इट्स ओन सेट ऑफ जॉब्स। अब हर छोटे छोटे बिजनेस में एआई मास्टर, एक्सपर्ट, एआई कोऑर्डिनेटर, एआई सुपरवाइजर टाइप की पोजीशंस आने शुरू हो गई हैं। वो कौन बंदा है? वो शख्स है जिसको एआई के टूल्स का पता है, जो एआई के टूल्स पे रिसर्च करता है, उसे पता है कौन सा नया टूल आ रहा है ताकि वो बाकी कंपनीज में लोगों को सिखाए। तो जॉब्स बहुत क्रिएट होंगी, बहुत सारी जॉब्स हैं जो रिप्लेस हो जाएंगी, मगर ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ करने को नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट 5 बिलियन रुपीज़ हर साल मख्तस करे, जो हमने पॉलिसी प्रपोजल दिया है पाशा में, कि वो ट्रेनिंग, रीस्किलिंग और रीट्रेनिंग पर काम करें। हमें ये बात ज़रूर है कि एआई की दुनिया में हमें 6 महीने हर एक साल में नई स्किल सीखनी होगी। अच्छा, और सिखाएगा कौन? एआई सिखाएगा। यहाँ हुआ है वक्त ब्रेक है, ब्रेक लेते हैं, मज़ीद आपसे बात करेंगे कि आने वाला बजट जो है वो उसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन जब एआई और फिर सॉफ्टवेयर हाउसेस की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें तो फिर बहुत ज़्यादा बातें आगे निकल जाती हैं। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम जो पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर हाउस की एसोसिएशन है उधर मौजूद हैं। हमारे साथ पाशा के जो हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं हसन भाई से। हसन भाई, ये अब बता दीजिए मुझे कि आपका, जैसा मेरा मानना है कि
बहुत तेज़ी से हम देख रहे हैं यहाँ पे काम चल रहा है। अब आपके पास ये बताइए कि इस वक्त, अगर मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, कोई डेटा मौजूद है कराची में इस वक्त किस तरीके के सॉफ्टवेयर हाउसेज या सॉफ्टवेयर के नाम पे काम करने वाले कितने लोग होंगे, उसका तरीक़ाकार क्या है इस वक्त? सो पाशा के अंदर हमारा एक फॉर्मल तरीका है जिसमें हम कंपनीज़ को रजिस्टर करते हैं, मेंबर्स बनाते हैं। हमारे अब तक तकरीबन 1800 से ज़्यादा नेशन वाइड मेंबर्स हैं, और जिसमें तकरीबन सिर्फ 1800 सॉफ्टवेयर हाउसेज को आपसे मुंसलिक है? सॉफ्टवेयर हाउसेज भी हैं। अब पता है वो नाम इनिशियली सॉफ्टवेयर हाउसेज था, बट अब टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं। उसमें कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, कुछ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटर्स हैं, कुछ डिजिटल एजेंसीज़ हैं, कुछ गेमिंग कंपनीज़ हैं, एनिमेशन कंपनीज़ हैं। तो काफ़ी वो ब्रॉड फील्ड हो गई। वो 1800 तो वो हैं जिनके जो हमारे मेंबर्स हैं। जो पीसेब है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, उनके तकरीबन 8000 से ज़्यादा मेंबर्स अच्छा। नेशन वाइड। और कराची का टिपिकली अगर आप देखें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, तो उसमें तकरीबन 25 से 30% जो है मेंबरशिप वो कराची की है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो रोल सबसे ज़्यादा किसका है, आपका क्या बोर्ड का? देखिए, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड जो है ना, वो तो एक गवर्नमेंट की एंटिटी है, वो भी इसी इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करिए। हम जो है वो नेशनल आईटी एसोसिएशन है, तो हम यानी कि फेडरल जो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स है उसमें हम आईटी सेक्टर मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर गली के अंदर इस वक्त कॉल सेंटर जो है आईटी के नाम पर, सॉफ्टवेयर आईटी का काम कर रहे हैं, लेकिन कॉल सेंटर के नाम पे काम हो रहा है। लेकिन वो जो काम चल रहे हैं, आपको भी पता है किस टाइप के, बहुत से हमारी एफआईए वहाँ पे जाके जो है वो रेड भी करती है, तो फिर इलीगल कुछ जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो सामने आती हैं। अच्छा, उसके लिए मैं बड़ा इस पर मैंने वर्किंग करी। मैंने पहले पूछा, एसएससीबी से पूछा कि आपने कैसे इजाज़त दी। कहते हमारे पास तो किसी भी कंपनी का कुछ आएगा, हम उसको सिर्फ, हमारा काम है इजाज़त दे देना, इसको कंट्रोल करती है जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, वो उनसे वो इजाज़त लेते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इसमें अब पाशा का क्या रोल है। अब मैं इसी तरह आपसे पूछ लेता हूँ कि जो गली गली के अंदर अब हम ये देख रहे हैं, शारा फैसल पे ही देख लें, अगर आप निकलते हैं रात में तो एक पूरी रात 3 बजे तक एक हंगामा शोर मचा हुआ है। चाय वालों के भी काम चल रहे हैं, इसके साथ साथ चाय वाले के ढाबे भी खुल रहे हैं, रात को दुकानें भी खुली हुई हैं, एक रौनक लगी हुई है। लेकिन इसको कौन इजाज़त दे देता है? या मैं आज कल 4 लड़के लूँ, 4 उसको सॉफ्टवेयर हाउस का नाम दे के और मैं इसमें कॉल सेंटर खोल लूँ? तो हमारा एक बड़ा फॉर्मल प्रोसेस है, देखिए, मेंबरशिप का। एक तो हम हर साल मेंबरशिप, जो नए मेंबर्स आते हैं उनका वेटिंग प्रोसेस है। हमारी पूरी सेक्रेटेरिएट की टीम है जो कि आपका पहले एप्लीकेशन लेती है, देखती है वेबसाइट कैसी है, देखती है वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स क्या हैं। फिर हमारे प्रपोजर और सेकेंडर होते हैं, वो पाशा के एग्जिस्टिंग मेंबर्स होने चाहिए, और वो इस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ होती हैं जो कि बाकायदा साइन करके देती हैं, वेरीफाई करती हैं कि हाँ, हम जानते हैं कि ये एक लेजिट आईटी कंपनी है और लेजिट काम करती है। तो हमारा उस पूरे के पूरे वेटिंग के प्रोसेस के थ्रू हम मेंबर्स बनाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, जिन अभी आपने रेट्स की बात की, हमारे मेंबर्स उन तमाम रेट्स में तो करेगा ही नहीं ना। मैं ये तो कह रहा हूँ कि कुछ इस तरह का फिनोमिना है कि मैं बग़ैर आपकी परमिशन या इसके बग़ैर जो है मैं काम ना कर सकूँ, ऐसी कोई पॉलिसी मेकिंग हुई है अब तक इसकी? देखिए, वो काम अगर आप गवर्नमेंट की साइड पे देखें तो वो एक तो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है जो कि वेरीफाई कराता है, उनका अपना एक वेटिंग का प्रोसेस है, और उस एम्बिट में रह के आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू फॉरेन रेमिटेंस ला सकते हैं। अब जो आप जिस तरह रिमोट वर्कर्स हैं या जो दूसरे लोग हैं, अभी जॉब सिक्योरिटी का कितना सिलसिला है हमारे यहाँ पे? लोग जो देख रहे हैं कि फ्रीलांसर का काम है, या हमारे पास यहाँ जॉब क्रिएशन का मसला है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ब्रेन ड्रेन भी हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ से बाहर चला जाता है यहाँ के कुछ हालात की वजह से। वो कितना अभी हमारे अंदर खौफ है कि ये जो यंगस्टर है यहाँ से निकल जाएगा, हालात को देख के, या सियासी हालात को देख के, या रीजनल हालात को देख के, या यहाँ पर उतने पैसे फिर वो नहीं कमा पा रहा जितना वो बाहर कर सकता है। ये भी एक चैलेंजिंग होगा। देखिए, एक बड़ा फैक्टर है, और उसके ऊपर हमारी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी रिकमेंडेशन है जो कि हमने गवर्नमेंट को इस दफ़ा बहुत, पिछले साल भी उस पर लॉबी की थी, इस दफ़ा भी लॉबी की। हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि फ्रीलांसर्स और रिमोट वर्कर के अंदर डिस्टिंक्शन पैदा करें। और देखिए, ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इस वक्त कोई भी शख्स फॉरेन प्रोसीड्स या रेमिटेंस के अगेंस्ट 0.25% मिनिमम या अप टू 1% की वन टाइम टैक्सेशन पे पूरी की पूरी अपनी इनकम को वाइट करा देता है। अब यहाँ पे मसला ये हो रहा है कि अगर हमने यहाँ पे अपने टैलेंट को रिटेन करना है तो जो लोकली रजिस्टर्ड आईटी कंपनीज़ हैं उनको इतना बड़ा करना होगा कि वो अच्छी सैलरी, अच्छी वेजेस पे टैलेंट को रिटेन कर सकें। अब जो यहाँ पे रजिस्टर्ड आईटी कंपनीज़ हैं ना, वो तो देती हैं
25-30-35% इनकम टैक्स विद होल्डिंग टैक्स। ओके। अच्छा, अब उसकी मैं एग्जांपल दूं, अगर एक एम्प्लॉई उसको आपने 5 लाख रुपए तनख्वाह देनी है, अगर आपकी कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, तो जो एम्प्लॉई है ना उसको तकरीबन 3,98,000 रुपये टेक होम सैलरी मिलती है। ठीक है। लाख रुपए तकरीबन गवर्नमेंट को सैलरी ब्रैकेट में चला जाता है। मगर अगर मैं उसको उसी एम्प्लॉय को अगर ऑप्शन दूं कि तुम एक फॉरेन रजिस्टर्ड एंटिटी है उसके लिए काम करो रिमोटली और वहाँ से मैं तुम्हें डॉलर भेजूंगा, तो 4,95,000 रुपये उसकी जेब से जाएंगे। फॉरेन एंटिटी को उस एम्प्लॉय की कॉस्ट पड़ी है 5 लाख रुपए, यहाँ की लोकल कंपनी को उसकी कॉस्ट पड़ी 5 लाख रुपए, मगर ऑब्वियसली 1 लाख रुपए का फ़र्क है, तकरीबन 20-22% का। तो यहाँ की कंपनी को उसी बंदे को रिटेन करने के लिए 6.25 लाख रुपए की सैलरी देनी होगी। तो यहाँ की रजिस्टर्ड कंपनी ऑटोमेटिकली फॉरेन रजिस्टर्ड कंपनी से आउट कम्पीट हो रही है। तो यहाँ की कंपनीज़ का जब आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उनको ग्रो नहीं करेंगे, तो वो कैसे 100, 200, 500, 1000, 10,000, 1 लाख एम्प्लॉइज़ पे जाएंगे। देखिए जो बाहर की कंपनीज में क्या कर सकती है उसमें हुकूमत आपको? तो हमने उनको रिकमेंडेशन दी है कि आप जो रिमोट वर्कर्स हैं उनको टैक्स करें हायर टैक्स ब्रैकेट पे और फ्रीलांसर को प्रोटेक्ट करें। फ्रीलांसर ने लास्ट ईयर भी $950 मिलियन की प्रोसीड लेके आए हैं। फ्रीलांसर्स में मिलियंस ऑफ बच्चे हैं जो कि एक तरह से कहें ब्रीडिंग ग्राउंड है। फ्रीलांसर में बच्चा आता है, स्किल को होन इन करता है, कम्पीट करता है ग्लोबल मार्केट में, और फिर उन्हीं में से अच्छे बच्चे जो हैं वो बाहर उसकी कंपनी में बाहर की कंपनी तो नहीं, मसलन चले बाहर अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है अच्छी बात है, मगर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान की रजिस्टर्ड आईटी कंपनीज़ में वो उनकी खपत हो ना, और पाकिस्तान की जो कंपनीज़ है वो उनको अच्छी सैलरीज दें, वही सैलरीज दें जो कि बाहर की कंपनीज ऑफर कर रही हैं, मगर यहाँ वाली कंपनीज़ को डिसएडवांटेज ना हो जो भी है। तो अगर यहाँ की ये इतनी बात हुकूमत को समझाएगा? हुकूमत को समझा रहे 1.5 साल से समझ क्यों हुकूमत नहीं को आ रही? समझ आ रही है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री और आईटी मिनिस्ट्री में इसकी फ्रेमवर्क बनाने में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये मैं जिस सेक्टर से बात करता हूँ कह रहे हैं हम ये करवाना चाह रहे हैं, और मैंने यही मेरा सवाल होता है आखिर में कि भाई समझाएगा कौन हुकूमत को? कि जब मेरे जैसे एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी को आपके बीच में रहने वाला जिसका ये सेक्टर नहीं है वो समझ रहा है, तो वज़ीर आज़म, फाइनेंस मिनिस्टर, जो बाबू लोग हैं वो नहीं समझ रहे, वो क्या वजूहत है? आप लोग नहीं समझाना पा रहे या वो समझना नहीं चाह रहे? सो आई थिंक कहीं ना कहीं तो कोई मसला है ना? आई थिंक मसला तो डेफिनेटली है। आई थिंक पॉलिसीज़ जो है वो बड़ा टाइम लेती हैं बनने में। ये पॉलिसीज़ 2 साल में पॉलिसी ना बने तो और कितना टाइम चाहिए? अब मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के हवाले से उनके बिहाफ पे बात नहीं कर सकता, बट ये ज़रूर है कि हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशन है आप कि लोगों का इस बजट सेक्टर में- आईटी सेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंदर शिजा तो फातिमा जो है वो तो बड़ी बहुत प्रोएक्टिव है, वो भी बहुत लॉबी करती है, वो भी सपोर्ट कर रही है। ये हमने जो रिकमेंडेशन दी हैं, ये रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री से मिनिस्ट्री फाइनेंस तक गई हैं, मगर जब मिनिस्ट्री फाइनेंस में जाती है तो वहाँ पे आईएमएफ भी एक, अच्छा। जो सिंध हुकूमत में भी आईटी मिनिस्टर होते हैं हम देखते हैं, सिंध गवर्नमेंट में भी वो हैं। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ही हैं अभी। अच्छा अभी वही है? हाँ। पहले तो वो दूसरे उन्होंने रखे थे, सबको मिली थी अलग अलग अलग। I तो think कोई अभी वही उससे देख रहे हैं। सिंध जैसे 18वीं तरमीम के बाद हम कहते हैं कि भाई सूबों का मामला है, तो कोई सूबे भी इसमें काम कर सकते हैं या आपको वफाक की तरफ ही देखना है? देखिए सूबे बिल्कुल काम कर सकते हैं। पंजाब में उनका अपना एक इदारा है पीआईटीवी के नाम से। पंजाब गवर्नमेंट जो है जितने भी टेक्नोलॉजी बेस्ड इनिशिएटिव लेती है वो एसेंशली उनका जो पीआईटीवी इदारा है उसके साथ उसकी कंसल्टेशन में लेती है। और अगर आप एक तरह से देखें कि टिपिकली डिजिटाइजेशन के ऊपर, ऑटोमेशन के ऊपर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर एक पूरा का पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, उसमें हर साल बिलियंस ऑफ रुपीज़ की अपॉर्चुनिटी है। दिस इज़ अनदर पॉलिसी प्रपोजल जिसको हम मेड इन पाकिस्तान पॉलिसी प्रपोजल कहते हैं। उसमें हम ये कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले अगर आप कहते हैं कि आप बने दुनिया की 100, 200, 400 मिलियन डॉलर की कंपनी और आप हमसे कुछ प्रोक्योर नहीं कर रहे, तो जब हम बाहर की कंट्रीज़ में जाके उनके गवर्नमेंट को प्रपोजल पिच करते हैं तो वो कहते हैं आपकी गवर्नमेंट ने खरीदा आपसे। हम कहते हैं नहीं, हमारी गवर्नमेंट तो माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, एसएपी के अलावा बात नहीं करती। तो ये बड़ी डायकॉटमी है। नहीं, लेकिन अब तो काफ़ी चीज़ें ऐसी लोकली आ गई हैं जिसके अभी भी देखिए हमारा टेलीकॉम के बड़े मसलन जितने भी बड़े हेडलाइन आइटम्स हैं वो तो बाहर ही हमें compete करना पड़ता है उन बड़ी कंपनीज़ के पास जिनके पास मार्केटिंग बजट भी ज़्यादा है, जिनके पास वो क्या करते हैं 80% डिस्काउंट करके अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेचने के लिए दे आर ऑलवेज वेरी अग्रेसिव। बट एक लोकल अगर सप्लायर है उसके पास तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है ना 2 साल के लिए सॉफ्टवेयर फ्री में दे दे। सही कह रहे हैं। तो देखिए गवर्नमेंट को ना यहाँ की Local कंपनीज को सपोर्ट करना support पड़ेगा, करनी वरना आप खुद देना, आप खुद ये सोचें, आप कहते हैं भाई मैं चाहता हूँ तुम सबसे अच्छे बन जाओ दुनिया में लेकिन मैं तुमसे काम नहीं कराऊंगा तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सर आपकी जितनी भी लॉबिंग, जितनी भी आपके प्रपोजल्स हैं, अल्लाह करे कि बेहतरी के लिए ही हैं, और हम चाहेंगे कि इस दफ़ा आप लोगों के लिए कोई एक 5 साल नहीं बल्कि 10 साल के लिए कोई पॉलिसी आ जाए ताकि हम भी चाहें और ये जो
कॉल सेंटर्स वाला है उसके ऊपर थोड़ी सख्ती उसके ऊपर शुरू गिरफ्त है, होनी उसके चाहिए, ऊपर, और बिल्कुल। आप लोग भी इसके ऊपर नज़र रख के बिल्कुल ऐसे। ख़ास तौर पे निशानदेही करें। मैं ये कह रहा हूँ ये वक्ती तौर पे सबको अच्छा लग रहा है कि पैसे आ रहे हैं, लेकिन आगे जाके इसका लॉन्ग टर्म अच्छी चीज़ नहीं। बहुत बुरा अंजाम है, जिसके अंदर हम अपने 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 आप को जितनी तेज़ी से हम ऊपर जाएंगे उतनी तेज़ी से हमें नीचे आना पड़ेगा, और हमारे लिए एक बड़ा कहते हैं ना कि एक खड्डा है जिसके अंदर हम गिर सकते हैं। ये ऐसे ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये एक बड़ी ख़तरनाक आगे जाके सिचुएशन बन जाएगी अगर बिल्कुल इसको ऐसा अभी से नहीं रोका गया। क्या कहेंगे आप? क्लोजिंग रिमार्क्स चाहिए मुझे मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि जो ऐसी आईटी कंपनीज़ के लबादे में ऐसी कंपनीज़ हैं जो मैल प्रैक्टिसेस कर रही हैं, लीगल एक्टिविटीज़ कर रही हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गिरफ्त होनी चाहिए। और फाइनली ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को प्रोविंशियल एंड फेडरल लेवल के ऊपर हमारी यही रिकमेंडेशन है कि आईटी सेक्टर को अब हमें इस तरीके से नहीं देखना कि आईटी सेक्टर जो है ना वो एक इंडिपेंडेंट सेक्टर है। आईटी या टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है वो तमाम सेक्टर्स में पेनिट्रेट करता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आईटी में नहीं चाहिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आपको एग्रीकल्चर में चाहिए, आपको इंडस्ट्री में चाहिए, आपको दूसरे सर्विसेज सेक्टर में चाहिए। तो टेक्नोलॉजी के पूरे सेक्टर को इस तरीके से देखें कि ये पूरे के पूरे इकॉनमी की बैकबोन बनती जा रही है, और उसको आप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ ना सिर्फ टैक्स की रिजीम में एक अच्छी पॉलिसी बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, बल्कि रीस्किलिंग में भी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करें। यहाँ पे कोई एक्सपेंस नहीं है, हम कोई इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन नहीं चाह रहे, हम आपको आरओआई आप खुद देखें जो आपको आरओआई मिल रहा है, प्योर वैल्यू क्रिएशन है, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो है उसकी नेट ट्रांसफ़र ऑफ रेमिटेंस वो भी बेहतर है। तो होलिस्टिकली इस सेक्टर को देखें, और इस सेक्टर में यूथ का इंटरेस्ट भी है, और मज़ीद ज़्यादा इसके ऊपर अच्छी पॉलिसी मेकिंग करें। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद मज़ीद आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में भी कहा जा रहा है कि इस दफ़ा उनको भी रिलीफ मिलने जा रहा है। तो इसके बाद अब हम आपके पास लेके चलेंगे, ज़रा आबाद के मेम्बरान से बात करके देखते हैं कि वो कितने पुर उम्मीद हैं कि आने वाला बजट उनके सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट सेक्टर को कहाँ लेके जा रहा है। आप ब्रेक लें। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपको कहा था कि आईटी सेक्टर के बाद अब दूसरा बड़ा सेक्टर जो है इस दफ़ा के बजट में जो बात की जा रही है कि अगर ये सेक्टर को रिलीफ मिल जाए, वो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जिसको हम बोलते हैं तामीराती शोबा है, जो कि सबसे ज़्यादा हिस्सा डाल सकता है। माना ऐसा जाता है कि अगर ये सेक्टर चल पड़े तो इसके साथ अलाइड इंडस्ट्रीज़ चल पड़ती हैं, और एक मईशत में क्या ये अगर चल पड़े तो क्या हमें इस मईशत के अंदर इनका कितना हिस्सा बढ़ जाएगा, और क्या जो हम एक बार इस दफ़ा बार बार कर रहे हैं कि एफबीआर ने इस दफ़ा अपने लिए ही इतनी मुश्किलात पैदा की हैं, उस तारीख़ का सबसे बड़ा हदफ अपने लिए रख लिया है, तो कैसे पूरा हो जाएगा जब तमाम शोबों में जो लोग हैं वो यही देख रहे हैं कि उनको रिलीफ मिल जाएगा। हमारे साथ इस वक्त साबिक चेयरमैन हैं आबाद, अल्ताफ़ ताई। बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ भाई आपका वक्त देने के लिए। अल्ताफ़ भाई आप देखें फील्ड में मौजूद हैं, अभी भी हम आपकी साइड पे ही बैठे हुए हैं। मुझे ये बताइए, इतना शोर हंगामा रहा पिछले सालों के अंदर कि आप लोग चाहते हैं कि आपको रिलीफ मिले, आपके ऊपर बहुत सारी कदगनें लगा दी गई एफबीआर की जानिब से, टैक्स के मामलात हैं, ज़मीन के मामलात हैं। इस बजट को आप कैसा अपने इंडस्ट्री के लिए देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ रिलीफ की उम्मीद है, कोई बातचीत सामने आई है, या उससे कबल सुना ये कि बहुत सारी रिलीव्स आपको मिल गए जो आप लोगों की डिमांड्स थी? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह ये गवर्नमेंट है, ये सोच रही है कि मैक्सिमम जॉब क्रिएटिंग हो और लोग जो बेरोज़गार हैं उनकी बेरोज़गारी ख़त्म हो, और ये कि अच्छी और मुस्बत सोच है इस गवर्नमेंट की। तो देखिए, कुछ करने से कुछ चीज़ हासिल होती है। तो मैं समझता हूँ ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर टेक्सटाइल के बाद सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडिंग सेक्टर है, और जॉब प्रोवाइडिंग सेक्टर के बाद अगर हमारा इस वक्त 30 बिलियन ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की रेमिटेंस आती हैं, उसके अंदर आज भी ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर की 15 बिलियन टू 16 बिलियन रेमिटेंस आती है कि जो हमारे एक्सपर्टीज पाकिस्तानी यहाँ पे जो अपने मकान ख़रीदते हैं, जो चाहे हमारा बंगला हो जाए। इस ये मैं आपको वो फिगर दे रहा हूँ कि ये आज से 2 साल पहले के फिगर थे जब हम आबाद के सारे चेयरमैन गए थे और हमारी शमशाद अख्तर से मीटिंग हुई थी, और हमने इनको कहा और उन्होंने कहा ये बिल्कुल आपके फिगर सही है, पर हम लोग इस वक्त थोड़ी सी इस पोजीशन पे हैं कि हम फैसिलिटेट नहीं कर सकते। देखिए, ये जब इंटरिम गवर्नमेंट थी मरहूमा जी इंटरम में, अब उनका तो इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला की तो फिरदौस में जगह था, फरमाया बड़ी काबिल थी जी, और बड़ी लॉयल थी कंट्री से, हाँ। बिल्कुल बड़ी लॉयल थी कंट्री से। अच्छा लगा हमसे उनसे मिल के।
तो मैं आपको बताऊं, देखें, अगर आपको लो कैटेगरी, जो लो लोग हैं, जिसको मतलब एक आदमी जो काम करता है, जो बेचारा मेसन करता है, मजदूरी करता है, अगर उनको आप फैसिलिटेट करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बेनिफिट्स देना पड़ेगा। और अब वो बेनिफिट थे, देखिए, आप एक बेनिफिट तो टैक्स का दे सकते हैं और दूसरा आप दे सकते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मैं कहता हूँ वो भी एक रिलीफ है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इतनी एजेंसीज लगी हुई होती है, EOBI, जिसका हमारे पे कोई कंसर्न नहीं है। हम इन इंडस्ट्रीज़ को जवाब दें, हम लोगों को जॉब प्रोवाइडिंग करें, हम अपनी मार्केटिंग करें, हम निश मार्केटिंग करें, हम आगे जाके मैक्सिमम डेवलपमेंट करें, शॉर्टेज जो घर की है हम वो पूरी करें और इसके बाद हम ये सब चीज़ें करें। देखिए, हमारे को आज की तारीख में अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देती है तो हम मैक्सिमम काम करेंगे, और अगर नहीं भी देती तो हम लोग तो काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये मुल्क ने हमको सब कुछ दिया, हम करते रहेंगे। हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है लोगों को कि देखिए, इंटीरियर से लोग आते हैं, मज़दूर आते हैं, मेसन आते हैं, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर आती है। एक मज़दूर आजकल 2,000 रुपये लेता है, महीने के 50-60 हज़ार रुपये ले जाता है लेबर उसकी। उस 50-60 हज़ार में एक ही कमरे में तकरीबन 8 लोग 10 लोग गुजारा करते हैं उसी प्रोजेक्ट के ऊपर, और अपना लाइफ स्टाइल अपनी फैमिली के लिए वो 50-60 हज़ार में से महीना 10,000 खर्चा करके 50,000 रुपये बेचते हैं, जहाँ उनके 8 लोग, 5 लोग, 10 लोगों की ज़िंदगी चल रही होती है। ये एक हमारा कल्चर नहीं है, ये एक मैं आपको जेन्युइन बिल्कुल रूट लेवल की बात बताता हूँ। तो देखिए, ये वो सेक्टर है जो प्रोवाइड करता है। इसके बाद 70 एलाइड इंडस्ट्रीज़ हमारे से एफिलिएटेड है। 70 एलाइड इंडस्ट्रीज़ जब हमको कोई चीज़ प्रोवाइड करती है, और तो उनका एक प्रॉफिट, उनकी इन्वेस्टमेंट, उनका सेल टैक्स 100% सेल टैक्स, बिकॉज कि हमारे को सेल टैक्स की कोई छूट नहीं है कि अगर हम बनाते हैं जिस तरीके दूसरी जगह छूट है, टेक्सटाइल में छूट है, तो हमें कोई बेनिफिट नहीं है। वी हैव टू पे द सेल टैक्स, वी हैव टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग। तो हम तो कॉस्ट जो हमारी आएगी उसके ऊपर हम 2 पैसे कमा के बेचेंगे ना। तो गवर्नमेंट को वहाँ से जितना भी रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट को 18% टैक्स मिलता है, डायरेक्ट टैक्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज जो हमारे सप्लायर है, वो एक गवर्नमेंट को बेनिफिट है। इसके बाद GST की मद में देखिए, इसके बाद वो जो कमाती है उसके ऊपर टैक्स भरती है। ज़ाहिरी बात है कि हम कंज्यूम करेंगे और GST अगर उनको मिलेगी जो हमसे ये लेंगे तो गवर्नमेंट के सारा एक्सचेकर में जाएगा। अगर वो इंडस्ट्री अगर 50% पे चलेगी तो गवर्नमेंट को बहुत बड़ा नुकसान है। अगर वो इंडस्ट्री 100% पे चलेगी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। अच्छा, उस रेवेन्यू का कंज्यूमर कौन है? उस रेवेन्यू के कंज्यूमर हम हैं, और एंड कंज्यूमर है ना वो जनरल पब्लिक है। वी आर द मिडल मैन। ठीक है। तो हमारी एक चीज़ जितनी भी पड़ती है हम उसके ऊपर खर्चे चढ़ा के, नफ़ा चढ़ा के लोगों को आगे दे देते हैं, जो तरीके एक नॉर्म है। तो गवर्नमेंट ने एक टैक्स लिया मैन्युफैक्चर से, उसने जो चीज़ इंपोर्ट की या जो लोकल की उससे लिया। इसके बाद उसने हमको दिया, उसके ऊपर जनरल सेल टैक्स लिया, उसके ऊपर सेल टैक्स लिया, फिर हमने इसको किया। हमारी जितनी भी कॉस्ट थी लेबर की, जो हमारी दूसरी कॉस्ट है, उसके ऊपर हमारे ओवरहेड्स के साथ हमने इसको लगाया। तो देखिए, गवर्नमेंट को बेनिफिट क्या दे सकती है गवर्नमेंट? सबसे पहले तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। हमारे पास रोज़ एक ही होता है कि ये हो गया, लेकिन ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, फिर भी हम नाशुक्री नहीं करते। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, हमारा कंट्री दुनिया के कंट्रियों से बेहतर है। हम रात को सोते हैं तो हमको ये होता है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी जिदार है, हम रात को सो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खुदा ना खासा रात को सोए और प्लेन में बिठा के हमको कराची भेज दिया, जाओ, ना आपका अकाउंट चलेगा ना आपका कुछ चलेगा। तो हमारे लिए ब्लेसिंग है अल्लाह पाक का, और हमेशा इस मुल्क में ब्लेसिंग रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें सिर्फ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए। आज से 2 साल पहले मैं आपको बताऊँ, जब मैं चेयरमैन था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हाईएस्ट टैक्स स्लैब लगा दिया टैक्स का। मतलब अगर मैंने 1 अरब रुपए की कोई रिसीवेबल की तो 1 अरब का मतलब उन्होंने मेरी जो कैलकुलेशन की 10 करोड़ रुपए मेरा उन्होंने इनकम कर ली। उस 10 करोड़ की इनकम के ऊपर मुझे देना है 50% टैक्स, और मुझे उसके ऊपर देना है वो विथहोल्डिंग टैक्स 4C, जो कि 4% है, मैंडेटरी है। मुझे 4% देना है 10 करोड़ के ऊपर, उसको माइनस करके मुझे देने हैं 10 करोड़ के 50%। तो ऑल टुगेदर आके हमारा 55% टैक्स लगता है। मैं जो रिसीव कर रहा हूँ उसके ऊपर टैक्स है, एंड विच इज़ मैंडेटरी कि मैं 7F में एवरी क्वार्टर ये टैक्स भरूंगा, जितने मुझे पैसे मिलेंगे। तो ये कॉस्ट मेरी आई तो मेरे कंज्यूमर को जाएगी,
और अगर काम होगा तो कोई मसला नहीं, हम उसको भी बेयर कर रहे हैं। हम बेयर नहीं कर रहे, कंज्यूमर बेयर कर रहा है। हमें तो एक चीज़ हमने कंज्यूमर को पास ऑन करनी है। आप लोग एफबीआर के कहते हैं ना एजेंट बने हुए हैं, एफबीआर के एजेंट देखिए और जमा कर देखिए, करके दिए जा रहे ये तो डेफिनेटली देखो, ये मुल्क चलता है तो हम टैक्स देते हैं। हम तो 10 जगह टैक्स देते हैं और देते रहेंगे। डायरेक्ट टैक्स आपको भी पता है कितना हमारे ऊपर, किस चीज़ के ऊपर डायरेक्ट टैक्स नहीं। तो अभी फौरी तौर पे जो रिलीफ अगर मिल जाए, जो आप लोगों की डिमांड हो, जिससे ये इंडस्ट्री भी चल पड़े और जिससे उसका आम आदमी तक उसका जो है ना, हम समझें कि उसको उसका समर मिल जाए, कि उसको उसकी वहाँ तक वो ये जगह पहुँच जाए, क्या हुकूमत ऐसा कोई इकदाम करे? देखें, हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह जो हम सुन रहे हैं, जो हमारी बातें हुई हैं, और पॉजिटिवनेस ये है कि आज से 2 महीने पहले एक एसआरओ निकला कि जो बिल्डर एंड डेवलपर है, जब हम सबलीज करते थे तो हमारे ऊपर 4.5% टैक्स था। ये 4.5% टैक्स बड़ी ही समझदारी से, बहुत कैलकुलेशन के साथ एफबीआर ने वो टैक्स वेव कर दिया, हमारी सेल एंड उसी से एफिलिएटेड कर दिया। ठीक है। अब अगर हम वो 4.5% नहीं भरते, जो आप जिसका क्या कहते कंज्यूमर को देंगे, जो आपका जी हाँ, जिसका जी है, हाँ, जी हाँ, या consumer वो को। आपको जो आपने अपने नाम की है जगह? नहीं, हम कंज्यूमर को देंगे तो वी हैव टू पे 4.5% ठीक टैक्स, है। और उसके ऊपर हमको देना ये पड़ता तो था। वो ये तो लीगल है ना? लीगल है। अब हमको एडजस्टमेंट मिलती थी, कितनी आसानी से सब लीज हो Receivable जाती है नहीं रजिस्ट्रार के होती। ऑफिस में। लेकिन अल्ताफ भाई, रियलिटी पे बात करें, मैं भी यहाँ पर हूँ, आप भी यहाँ पर मैं हैं। दूसरी बात कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर तो आप लोग खुद परेशान है। 25-25 लाख रुपए एक फ्लैट के ऊपर जा रहे हैं। कैसे हो सकता है कि एक 50 लाख का फ्लैट है और 25 लाख रुपए के डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे आप लोग पैसे मांगते हैं? भाईजान क्या करेंगे, है ऐसा कि नहीं? मैं कोई ऐसा गलत बात कह रहा हूँ? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप देखें, मैं आपको बताऊं, 25 लाख मांगते हैं, 20 लाख मांगते हैं, 40 लाख मांगते हैं, तो मैं समझता हूं वो इसलिए मांगते हैं कि हमारा एक्सपेंसिव है। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ यूटिलिटीज़ की ये पोजीशन है, आपको पता है कि रोड कटिंग लेने के लिए ये पोजीशन है। मैं अभी केएससी का अभी मैंने कनेक्शन लिया हुआ है, 1.5 साल पहले मैंने कनेक्शन अप्लाई किया था। इतने रिसोर्सेज आए, मैं चेयरमैन आबाद, 1 साल बाद उन्होंने मुझे चालान दिया। वो चालान ही सारा मेरा 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए एक लीज पे मेरा चालान है। और आज भी चालान पेड करने के बाद भी मुझे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है। आई हैव टू फॉलो, मेरे डायरेक्ट इसके डीजी से एक्सेस है, पर मेरे को नहीं मिल रही है सारे पैसे भर के। तो देखिए, कंप्लीशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, हर चीज़ लगती है, तो वो हमारा एक खर्चा होता है, वो हम आपका आगे ये पास वाला ऑन करते ये जो हैं। एरिया जहाँ हम हैं, या कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कि फ्लाई जोन में आ जाते हैं, तो उसके लिए भी कोई परमिशन होती है किसी सिविल एविएशन से भी लेनी पड़ जाती है? देखिए, सिविल एविएशन की परमिशन और पीएफ की परमिशन हर जगह लेनी पड़ती अच्छा, है। हर जगह जिस जगह पे आप बैठे हैं ना, यहाँ भी ग्राउंड प्लस 20 की बिल्डिंग है, लेकिन मुझे यहाँ पे 200 हाइट मिली, तो मैंने 3 बेसमेंट किए इसमें। 3 बेसमेंट बनाना इज़ नॉट अ जोक, इसकी कॉस्ट बढ़ती है आपकी, Obviously, ठीक आपको ठाक कॉस्ट नीचे बढ़ती है। आपको तो base आपको ऐसी बताऊं, देनी है कि ऊपर 20 मंजिल जाए। लेकिन हमें इसको कंप्लायंस तो करना है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे। तो मैं क्या समझता हूँ, ये वो काम है, अगर गवर्नमेंट, ये नो फ्लाई जोन एक सिटी है यार, एक सिटी इतना बड़ा डेवलप सिटी है, कितनी आपको परमिशन चाहिए होती अगर हमको 250 की परमिशन मिल जाए, जैसे क्लिफ्टन पे 500 की परमिशन है? है। नहीं, कितने इदारों से परमिशन घूमती है एक देखिए, project? हाइट के लिए तो हमें 2 इदारों से परमिशन लेनी पड़ती ठीक है, एक सिविल एविएशन, एक पीएफ, दोनों से लेनी पड़ती सही है। और है। किसी जगह पे सिविल एविएशन ज़्यादा है, किसी जगह पे पीएफ ज़्यादा है। देखिए, दुनिया में हर चीज़ का हल है। अगर आप प्रोमोट करना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन को, सबसे पहले तो आप इसका रूट चेंज कर दें, सिविल एविएशन का, और है ना अपने पीएफ का रूट चेंज कर दें, जो कि शहर के ऊपर से नहीं हो जाए सकता नहीं। ना, कैसे हो होगा? सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एयर बेसिस कहाँ उठा के लेके जाएं? देखें यार, आप कैसी बात करते हैं, आप दुनिया में जाते हैं, दुनिया में एयर बेसिस हाईवेज पे होते हैं। आज आपकी सिटी की जो लैंड है, दुबई का एयरपोर्ट बीच सेंटर ऑफ द तो सिटी हमारा है। भी सेंटर ऑफ द सिटी है। आप वहाँ का नहीं, आपका भी सेंटर ऑफ आप द जहाज सिटी है। देखते यूं नहीं, गुजरते नहीं, हैं, मैं- शारजाह मैं- से एक दुबई सेकंड। जाते हुए, तो ऊपर से जहाज गुजर रहे होते हैं। दुबई में आपकी हाई राइज बिल्डिंगें नहीं बनती, एक रूट है। देखिए, जब प्लेन चलता है ना, तो पायलट पहले दिन मार्क करता है, उसी रूट पे चलता होता है, उस जगह पहुंचता है डेस्टिनेशन पे, उसके सामने हर चीज़ होती है। उसके बाद पायलट के बस में नहीं है कि इसको नीचे करे या ऊपर करे। एम आई राइट और रॉन्ग? सही है आपकी बात। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक ले लेते हैं। बातें बहुत सारी हैं इस इंडस्ट्री को लेके, ब्रेक ले लीजिए। ये वाहिद इंडस्ट्री है, इससे मुझे मोहब्बत भी बहुत है। क्यों? इसलिए एक तो इससे वाकई में जॉब क्रिएशन बहुत है,
इससे हर तरीके की मार्केटिंग हो, मार्केटिंग से जुड़े लोग हों, कंस्ट्रक्शन के हों, तमाम लेबर हो, बाकी 70 अलाइड इंडस्ट्री हो, ये वाकई में एक जनरेट करने वाला और एक जिसको कहते हैं मईशत का पहिया चल पड़ता है अगर ये इंडस्ट्री में बूम आ जाए। लेकिन सवाल वही है कि जितनी तेज़ी से ये तरक्की कर रहा है उतनी तेज़ी से आम आदमी की पहुंच से जो है शहर में रहने वालों के जो है ना जेब इस कदर भारी पड़ चुके हैं, ये फ्लैट लेना या कोई प्रोजेक्ट के अंदर घर बुक कराना, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए भी और इस बिज़नेस से जुड़े लोग, क्योंकि आपके और मेरे पास अब पैसे वैसे नहीं रहे जो। वेलकम बैक नाज़रीन, क्योंकि मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि ये बड़ा मेरा फेवरेट टॉपिक है। ये अल्ताफ़ भाई से जब मुलाकात होती है मेरा कंसर्न हमेशा ये रहता है कि यहाँ कराची में रहने वाले के लिए अब घर लेना मुमकिन नहीं रहा। ख़ास करके अल्ताफ़ भाई बात जो हम कर रहे हैं कि मुमकिन नहीं रहा, उसके अंदर बहुत सारी वजूहात आप से मेरी जो बात हो रही है इसमें हमारे यहाँ जो दुनिया में हम देखते हैं कि बैंक या हुकूमत का बड़ा किरदार होता है। एक तो यहाँ शरह सूद बहुत ज़्यादा होना, बैंकों को इस तरफ ज़्यादा उनका ध्यान नहीं है, वो चाहते हैं कि उनसे जो है हुकूमत कर्ज़ा लेती रहे और उनका मईशत का उनका पहिया चलता रहे, वो प्रॉफिट में रहे। आवाम को लोन देना, हाउस लोन देना, हाउसिंग स्कीम लाना, ज़रूरत आप लोग कहते हैं कि बहुत है, लोगों बेघर लोग हैं, लोगों को घरों की ज़रूरत है, तो फिर कैसे होगा जब रॉ मटेरियल महंगा है, डॉलर की मार हमें है, इंपोर्ट हम कर रहे हैं दुनिया से रॉ मटेरियल, और एक्सचेंज रेट का मसला अलग आ गया, उसके बाद शरह सूद का मसला आ गया, उसके बाद अंडर द टेबल जो इतने काम कराने के लिए वो एक बड़ा मसला है, परमिशन है अलग मसला है। कैसे मुमकिन होगा ये? कैसे? फिर मैं कहता हूँ कि जब चीफ साहब कहते हैं हमारे मार्शल साहब कि ये सिस्टम ऐप से नहीं चल सकता, इसको बदलना है, आपने भी सुनी है ये बात, कैसे बदला जाएगा ये सारा? देखिए, मैं चीफ साहब की बात करूं तो यार वो तो हमारे लिए अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग भेजी है। मतलब हर इंडिया के साथ देख लें, अफ़गानिस्तान के साथ देख लें, नेगोशिएशन देख लें, उनका विजन देख लें, अल्लाह इनको और इज़्ज़त दे। और हमारी दुआएं हैं कि हमारी आर्मी है तो हम यहाँ बैठे हुए, अगर आर्मी नहीं हो तो इंडिया तो हमारे लाहौर पे हमारे पोर्ट पे कब्ज़ा कर रहा था, ये आपको पता है। दूसरा, आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया कि किस तरीके से लोगों को फैसिलिटेट करें। देखिए, दुनिया में फैसिलिटेट करने के लिए, इंपोर्ट के लिए आपको लोकल इंडस्ट्रीज़ लगवानी पड़ती है, इस पर इंपोर्ट कम हो। जब लोकल इंडस्ट्रीज़ लगती हैं तो डेफिनेटली लोकल इंडस्ट्रीज़ में आपको टैक्सेस मिलते हैं, और खाली इंडस्ट्री लगानी नहीं है इंसेंटिव दे के, उस इंडस्ट्रीज़ को रन भी करना है। जब रन होगी इंडस्ट्रीज़, जब भी आपको पैसे मिलेंगे, गवर्नमेंट के एक्सचेकर में पैसे आएंगे, सब चीज़ आएगी। जैसे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, इस वक्त टाइल इंडस्ट्रीज, टाइल जो इंपोर्ट होती थी, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत बड़ी ड्यूटी लगाई। अच्छा, रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई, ARD ड्यूटी लगाई। हम खुश हैं इसमें, इसलिए खुश हैं कि इससे क्या हुआ, लोगों ने लोकल प्लांट्स लगाए, और वो लोकल प्लांट्स की मैं समझता हूँ टाइल आज इंपोर्ट की टाइल से बेटर नहीं कहेंगे तो नेक टू नेक कहेंगे। अच्छी क्वालिटी भी, और अच्छी क्वालिटी भी दे रहे हैं, और प्राइस वाइज अगर इंपोर्ट करते हैं उससे 30-40% सस्ती पड़ती है, तो हम मजबूर हो गए। मसला है ना, सर्दी के दिनों में गैस नहीं होती, इनका रॉ मटेरियल गैस, इनको गैस चाहिए टाइल बनाने वाले को, उसके पास गैस नहीं है। देखिए, टाइल बनाने वाले वो गैस चाहिए, और बिल्कुल देखिए हमारे यहाँ पहले थी गैस, अभी है RLNGP, और RLNGP पे अभी वो घरों को भी दे रहे हैं, पहले मेरी बात, अभी घरों को भी दे रहे हैं, इंडस्ट्री को भी दे रहे हैं, तो इसमें 30% प्राइस का फ़र्क है। तो 30% देखिए कोई भी चीज़ की कॉस्टिंग होती है तो वो दे रहे हैं। अभी जैसे अभी हमारा भी एक प्रोजेक्ट है, बिल्कुल कब्जे पे है, चारा दिन पे ना, 2 चीज़ों पे रुका हुआ है, गैस और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का चालान भर चुका हूँ, गैस अप्लाई कर चुका हूँ, मीटिंग की, बोला हम आपको 15 दिन में, तो बोला था 15 दिन में लगा देंगे। गैस की परमिशन थी लेकिन मॉरेटोरियम लग गया 15 दिन के लिए, 1.5 महीना हो गया। मॉरेटोरियम ख़त्म इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ से जब तक गैस के जहाज़ नहीं चलेंगे तो ये नहीं कर सकते। देखिए, गवर्नमेंट की मजबूरी है, आपको पता है पूरी दुनिया इस वक्त। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो कर लेना, पाइपिंग कर लें, उसके बाद रोड डल जाएगा, आपकी तरफ आप अपना काम कर लेंगे, मीटर लगा दें, गैस के कनेक्शन बाद में इशू कर दें, जो करने वाले काम है वो तो करते। मैं आपको बताऊं, यही ब्यूरोक्रेसी है, नहीं करती। ये सबसे बड़ी ये नहीं करते, मतलब वो बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं है। आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी के बाद भी वही मुझे ये समझ नहीं आता, के इलेक्ट्रिक प्राइवेट, SSGC प्राइवेट, लेकिन इनका माइंडसेट वही बाबू वाला, वही माइंडसेट है, बल्कि इससे बुरा माइंडसेट है। वो तो बोलते हैं हम लोग काम करें क्यों,
मैं आपको बताऊं, केसी की एक मिसाल देता हूं आपको, आप हैरान हो गए। 1 साल 2 महीने बाद मैंने चालान इशू कराया 49 मिलियन का, और मैंने बहुत मुश्किल से भी चालान इशू हुआ उनसे नेगोशिएट करके। जब चालान इशू हुआ तो मैंने अगले दिन सुबह मेरे अकाउंटेंट को कहा कि आप इसके पैसे भर दें। जब वो पैसे भरने गए तो वो चालान ही 3 दिन तक अपडेट नहीं हुआ। अब केसी का इससे ज़्यादा क्या हाल बताएंगे कि एक अथॉरिटी चालान इशू करती है पैसे लेने के लिए, बैंक में आप पैसे लेके खड़े हुए कि हमारा काम हो, वो 3 दिन तक कंप्यूटर पे चालान अपडेट नहीं होता। इससे ज़्यादा क्या हेली बताएंगे, अब नाहेली इनकी बताएंगे, इससे ज़्यादा चार लोग उनके दफ्तर पे जमा हो जाते हैं, वो दफ्तर बंद करके बैठ जाते हैं सर। वो इतने डरते हैं ये लोग, इतने बेचारे मजबूर हैं। 4 लोग आपके इलेक्ट्रिक के बाहर देखें, उसके बाद वो सारे दफ्तर बंद करके घर चले जाते हैं, और वो भी पीछे के रास्ते से। तो पूरे शहर में इनके खिलाफ एहतजाज हैं और नए तरीके कार निकाल रहे हैं। पता नहीं क्यों परेशान कर रहे ये हैं तो कराची कहते हैं वालों। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बहुत है सर हम IPPs को पैसे दे रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे, हम इनके इनसे पास- ना जनरेशन पास- की मद में पैसे दे रहे हैं। देखिए, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर के, टोटल सब चीज़ों के पैसे हम देते हैं, ठीक है। हम कोई नया प्रोजेक्ट बनाते, वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर इंडस्ट्री। टोटल हमारा सेल्फ होता है, सारे पैसे हम देते हैं। कहीं से भी ग्रिड लानी है, लाइन लानी है, हर चीज़ के टोटल जितना मटेरियल होता है पैसे हम देते हैं। केसी को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, केसी को उस पैसों से हमारे पास इलेक्ट्रिक पहुंचानी है, और इसको इलेक्ट्रिक पहुंचाने के बाद केसी हमको इलेक्ट्रिक बेची। जो इनका स्लैब है, उस स्लैब के ऊपर सेल टैक्स, जनरल सेल टैक्स, वो करके इन्होंने हमें वो बेची। उसके बाद अगर हम FBR में रजिस्टर्ड जो लोग नहीं है उनके ऊपर 10% और मार दी। नो, अच्छी बात है। जो FBR में रजिस्टर्ड नहीं है उसको आप, मैं बोलता हूँ उनको काम करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए इस मुल्क में। जो FBR में रजिस्टर्ड नहीं है, जो NTN नहीं है, उनको काम ही नहीं करने देना चाहिए। ये तो मैं गवर्नमेंट की नॉन फाइलर को तो बिल्कुल आपको करने ही नहीं। और अगर आपको करने भी देना है तो इसका तरीक़ेकार क्या है। इफ़ आई एम अ नॉन फाइलर, आप बोले ठीक है आपने 50 करोड़ की प्रॉपर्टी दी है, आपने ले ली, आप ठीक है कंसीलमेंट भी नहीं दें, आप इनको रेगुलराइज कर दें भाई। 50 करोड़ रुपए इनकी बुक्स में आ गए, आप 111 ख़त्म करके इनको बोले ठीक है 50 करोड़ रुपए हो गए, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा हमने NTN नंबर इशू कर दिया, तो क्या होगा कि वो उसके पैसे वाइट हो जाएंगे, गवर्नमेंट की बुक्स में वो पैसे आ जाएंगे और काम चलेगा। तो मैं देखें आपको बताऊं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि स्टेक होल्डर के साथ बैठते। आज से 3 साल पहले अशफाक तोना साहब के साथ मैं चेयरमैन आबाद था, तो मैं और सब हम गए, इसाक डार साहब के पास बैठे। बड़े ही होशियार आदमी हैं, बड़े लॉयल हैं, मैंने देखा है कंट्री से बड़े लॉयल हैं। और FBR के चेयरमैन बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे। तो हमने इनसे सारी बातें नेगोशिएशन की। इन्होंने बोला, मानी मेरी बात, जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट में थे सारे, उन्होंने बात भी मानी। मैंने कहा सर देखिए, आपको डॉलर चाहिए, 1-1 बिलियन डॉलर के लिए आप IMF के पास जाते हैं और ये करते हैं, तो आप मतलब क्या, मतलब प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा आप कम से कम जो आपने 50 लाख का कैप लगाया है उसको आप वापस $1,00,000 कैप पे ले जाए। तो इन्होंने बोला कि IMF से नेगोशिएट करना, प्रिंसिपल इन्होंने एग्रीड कर दिया, टीवी में आ गया, अखबार में आ गया और बड़ी एग्री किया। इन्होंने बोला IMF ने मना कर दिया। मैंने कहा नाउ यू आर द बेस्ट नेगोशिएटर, हाउ टू डू दिस थिंग। अगर आप किसी जगह जाते हो, आज आप मेरे पास इंटरव्यू लेने आए, मुझे आप 10 सवाल करते हैं, अगर मुझे कुछ नहीं पता होगा तो मैं आपको जवाब नहीं दे सकता हूँ। टाइम मेरे पास कम था, मुझे सवाल आप ही ने एक डाला है जो बीच में वो मुझे करना था, लेकिन वक्त यहाँ ख़त्म हो गया है। कि जो ये आप कहते हैं ना, मैंने वाइट दिया, मैंने उसको ऑफिशियल दिया, ये आपकी वाहिद इंडस्ट्री है जो पैरेलल इकनॉमी कहते हैं कि इसके साथ चल रही है, क्योंकि जो FBR वैल्यू है उस मार्केट वैल्यू को मैच नहीं कर पा रही है। ये एक बड़ा मसला है। इसके ऊपर मैं कहता हूँ हम जितनी भी डिबेट कर लें, फिर वही मेरा वाला मसला आप कहते हैं कि तुम बोलते हो कि इस कीमत में मुझे अब घर नहीं मिलता। तो वजह यही है कि इस वक्त मार्केट वैल्यू आप लोग मैच नहीं कर पाते और जो FBR वैल्यू से, तो ख़ुद ब खुद आपके ये वाली इंडस्ट्री पे इल्ज़ाम है कि वो एक पैरेलल इकनॉमी एक जो है वो जनरेट कर रहा है। मैं आपकी इस बात का जवाब ये दूंगा कि गवर्नमेंट ने जैसे एडवांस टैक्स का रेशो फिक्स किया है, जैसे 236K फिक्स किया है, जैसे 236C फिक्स किया है, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर 2%, 3%, 4% फिक्स किया है, ये सारी वैल्यू गवर्नमेंट ने फिक्स की है। ये हमारे हाथ में नहीं है। ये गवर्नमेंट बैठती है, हम भी जाते हैं, इसमें नेगोशिएट करते हैं, गवर्नमेंट पूरी वैल्यू लेती है, कमिश्नर्स बैठे होते हैं सारे, वो सारी वैल्यू लेके फिर एक खुद एज ए मतलब वो खुद अपनी वैल्यू फिक्स करते हैं कि भाई इस इलाके की इतनी वैल्यू है, इस इलाके की इतनी वैल्यू है, तो उस वैल्यू में अभी मार्केट तो नहीं है ना। देखिए वो तो मैं आपकी बात में सदाकत भी है कि नहीं है,
लेकिन वो अथॉरिटी कर सकती है। वी आर नॉट द अथॉरिटी। देखिए, वी आर नॉट द अथॉरिटी, वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मुझे पाकिस्तान। एक्स्ट्रा निकल जाएगा अल्ताफ भाई, मार्केट ने, अथॉरिटी ने एक वैल्यू दी हुई है, आप उस पे लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप कहते हैं कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूं? बहुत अच्छी बात की आपने। तो मैं खुद रेट बढ़ा के लोगों नहीं नहीं, हम देते रेट बढ़ा के, हमने दिया रेट बढ़ा के। हम कभी देखिए, हमारे पास एक क्लाइंट आता है बैंक। सर आपके पास क्लाइंट आपका इन्वेस्टर भी तो है ना, आप नहीं, उसको नहीं, आम हमारे आदमी से, हमारे इन्वेस्टर पास- को आम आदमी से हमारे जोड़ने के पास- बाद आप वो मार्केट नहीं, वैल्यू नहीं। नहीं बढ़ा सकते। देखिए, हम ये मिनिमम, बहुत लंबी बहस हम छिड़ जाएगी मिनिमम अल्ताफ भाई। देखिए, हम मिनिमम ये मार्केट वैल्यू जो एफबीआर ने फिक्स करी है, मैं इसके ऊपर आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन वक्त इसका खत्म हो गया मेरे एक पास। जवाब दूं, लेकिन हम पे अगर कोई बोलता है 100% ऑफिशियल दो, तो हम बेचते हैं उसके लिए, और वी हैव टू पे द टैक्सेस। इसके ऊपर मैं एक प्रोग्राम पूरा करूंगा, और मैं आप तमाम आबाद के लोगों को साथ बिठा लूंगा इसके ऊपर, इंशाल्लाह। 4 लोग बिठा के मैं अकेला इसके ऊपर लड़ूंगा आपसे। लेकिन बात सारी ये है कि ये मसला बहुत बड़ा है। ये भी बात ये है कि जनाब, ज़रूरत हज़ारों लाखों घरों की है, मईशत को अपना पहिया चलाना है, ये जो इंडस्ट्री है इसने भी चलना है। बात सारी ये है कि आने वाला बजट 2026-27 का कैसा होगा, क्या वो इस इंडस्ट्री को लेके या इस मईशत के लिए मुनासिब इक़दाम लेगा, या मज़ीद काम करने वालों पे बोझ डालेगा, ये तो बजट ही बता सकता है। अपने मेज़बान अयाज़ राना को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।